वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम करने जा रहे हैं फिजिक्स का मॉक टेस्ट नंबर 2। दोस्तों हमने जो सीरीज चलाई है 50 मॉक टेस्ट की, उसका जो पहला मॉक टेस्ट है हमने इससे पहले वाली वीडियो में अपन कंप्लीट यानी सोल्व कर लिया इन क्वेश्चनों को, और आज की इस वीडियो में अपन सोल्व करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 2। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के मॉक टेस्ट नंबर 2 की और देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है। अब देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। समीकरण P इजिकल टू ए माइनस टी स्क्वायर अपॉन में बी एक्स में P दाब है, x दूरी है तथा T समय है, तब A अपॉन B की विमा होगी। यानी दोस्तों आपको ये एक इक्वेशन दी हुई है और इस इक्वेशन के माध्यम से आपको A अपॉन B की विमा निकालनी है। इसकी डायमेंशन आपको बतानी है कितनी होगी। देखिए दोस्तों, ये जो इक्वेशन आपको दी हुई है आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। पी एक्स इजक्वल टू जाएगा हमारा ए अपॉन में बी और माइनस के टी स्क्वायर अपॉन में बी, यानी जो एक्स है ये इधर ट्रांसफर होने के बाद अपन इस प्रकार लिख सकते हैं इसको। दोस्तों आपको एक कंसेप्ट याद करना होगा, यानी कि यदि आपको कोई भी इक्वेशन दी हुई हो जिसके अंदर दो या दो से अधिक पद हों, तो दोस्तों इस प्रकार यदि कोई इक्वेशन दी होती है तो उसके अंदर जितने भी पद होते हैं उन सभी की विमाएँ आपस में बराबर होती हैं। तो दोस्तों ये कंसेप्ट यदि अपन इस समीकरण में लागू करते हैं तो हमारी जो ए अपॉन बी की विमा हो जाएगी वो पी एक्स के या फिर टी स्क्वायर अपॉन बी के यानी दोनों के बराबर हो जाएगी। तो दोस्तों यदि हमें ए अपॉन बी की विमा निकालनी है तो अपन पी एक्स की विमा निकाल लेंगे। जो विमा पी एक्स की होगी वही विमा हमारी ए अपॉन बी की हो जाएगी। तो दोस्तों पी एक्स के अंदर जो हमारा पी है ये प्रेशर है, तो इसकी जो डायमेंशन होती है हम जानते हैं वो m1 l-1 t-2 होती है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन हमारे जो डिस्प्लेसमेंट यानी जो हमारी डिस्टेंस यानी दूरी होती है उसकी विमा l1 से, तो इन दोनों को यदि अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जो फाइनल विमा निकल कर आ जाएगी वो जाएगी m1 और t-2। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब आपके दोस्तों ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है, तो आपको हर क्वेश्चन को हल करना है। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इज इक्वल टू पी क्यू हो तो पी तथा क्यू के बीच कौन होगा। यानी दोस्तों आपको बताना है कि यदि इन P और Q का जो क्रॉस मल्टीप्लाई है वो P एवं Q के मैग्नीट्यूड के गुणनफल के बराबर है, तो आपको P एवं Q के मध्य का जो एंगल होगा वो आपको बताना है। दोस्तों हम जानते हैं P वेक्टर डॉट Q वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है पी क्यू कोस थीटा होता है, लेकिन यहाँ से अपन देखते हैं कि ओनली हमें पी क्यू दिया हुआ है, यानी कि इसके मल्टीप्लाई में अपन 1 मान सकते हैं। दोस्तों हमें पता चलता है कि यानी कि जो कोस थीटा का मान है क्या होना चाहिए, हमारा 1 होना चाहिए, तभी हमारी ये इक्वेशन प्राप्त होगी। और दोस्तों हम जानते हैं कोस थीटा का मान जो होता है एक वो होता है 45 डिग्री, नहीं सॉरी दोस्तों ये होता है हमारा 45 कहाँ पर होता है, इसका वो होता है दोस्तों हमारा 0 डिग्री पर। यानी दोस्तों यदि कोस्ट के अंदर थीटा का मान यदि 0 डिग्री रखा जाता है तो उसके लिए थीटा यानी कि इसका मान 1 प्राप्त हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। यानी दोस्तों हम जानते हैं पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर इक्वल टू पी क्यू कोस थीटा होता है, लेकिन यहाँ पर हमें 1 दिया हुआ है तो कोस थीटा के बराबर में अपन 1 रखेंगे तो थीटा का मान हमें 0 डिग्री प्राप्त हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों हमारा सदिश से ही है। किसी बिंदु द्रव्यमान पर दो बल F1 एवं F2 परस्पर लंबवत दिशाओं में लगते हैं तो बिंदु द्रव्यमान पर परिणामी बल होगा। यानी आपको दिया हो दोस्तों कोई बिंदु द्रव्यमान है और उस पर दो बल कार्य कर रहे हैं, वो दोनों बल दोनों आपस में लंबवत हैं, ये है हमारा F1 ये है और ये है F2। तो दोस्तों हमारा जो परिणामी बल होगा F या इसको अपन R बोल सकते हैं, तो दोस्तों इसका मान आपको बताना है कि कितना होगा। दोस्तों याद रखना यदि आपको दो बल दिए हुए हों F1 F2 और उनके मध्य में कोण यदि थीटा हो तो जो हमारा परिणामी होता है वो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा होता है। लेकिन दोस्तों हमें दिया हुआ है कि यहाँ पर F1 एवं F2 वो परस्पर लंबवत है, तो यानी थीटा का मान इस फॉर्मूले पर 90 रख देंगे। तो दोस्तों यदि यहाँ पर 90 रखा जाएगा तो हम जानते हैं कॉस 90 का मान 0 होता है, तो ये वाला पद हमारा पूरा 0 हो जाएगा और जो हमारा जो परिणामी फोर्स आ जाएगा बल का मान हो जाएगा वो जाएगा हमारा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों याद रखना, डायरेक्ट याद रख सकते हैं
यदि कोई दो सदिश ए एवं बी परस्पर लंबवत होते हैं तो उनका जो परिणामी होता है वो पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यहाँ पर यदि F1 F2 है तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर का रूट हो जाएगा। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र अनुसार यदि एक पिंड 5 मीटर की ऊंचाई से गिरकर एक वर्तीय लूप पूर्ण कर रहा है तो इस लूप की त्रिज्या होगी। यानी दोस्तों आपको बताना है कि यदि कोई एक पिंड है उसको 5 मीटर की ऊंचाई से इस प्रकार से गिराया जा रहा है और गिरने के बाद यदि इस वर्तीय लूप को पूरा कर रहा है यानी पूर्ण करता है तो आपको बताना है कि इसकी रेडियस कितनी होगी। दोस्तों याद रखना, यदि कोई पिंड है वो वर्तीय ऊर्ध्वाधर तल में वर्तीय गति कर रहा है तो उस वर्तीय गति को पूर्ण करने के लिए उसको यहाँ पर जो न्यूनतम वेलोसिटी का मान होता है दोस्तों वो होता है √5 rg। यानी दोस्तों यहाँ पर यदि इस वेलोसिटी का मान √5 से कम होता है तो यह जो पिंड होगा पूर्ण वर्तीय गति नहीं करेगा बल्कि बीच में से किसी अन्य स्थान से ही वह डायरेक्ट नीचे आ जाएगा और पूर्ण रूप से वर्तीय गति करने के लिए इसको यहाँ पर न्यूनतम वेलोसिटी इतनी आवश्यकता होती है। और दोस्तों हम जानते हैं यदि किसी वस्तु को h साइड से घुराते हैं तो उसकी जो नीचे पहुंचने पर वेलोसिटी होती है वो होती है हमारी √2gh। तो दोस्तों यहाँ से अपन देखते हैं कि इस वर्तीय लूप को पूर्ण करने के लिए इसकी वेलोसिटी का न्यूनतम मान होना चाहिए हमारा √5 और इसके कारण यानी √gh यानी वेलोसिटी प्राप्त होती है। तो इस वेलोसिटी का मान यदि √5 से दोस्तों अधिक होगा या इसके बराबर होगा तो ही यह पिंड यानी पूर्ण रूप से वर्तीय गति करेगा, वरना इस वर्तीय यानी जो हमारा सर्किल है इसको पूर्ण नहीं करेगा। दोस्तों हम पाते हैं कि यदि √2gh का मान बड़ा है या इक्वल है √5 से तभी ये पिंड होगा यह इस यानी कि जो हमारा वर्तीय लूप है इसको पूर्ण करेगा। तो दोस्तों इस इक्वेशन से यदि अपन सॉल्व करते हैं तो रूट से रूट हमारा कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा और h का मान यदि दोस्तों अपन 5 मीटर रखते हैं तो ये 2 × 5 हो जाएगा और इसका मान जो मैक्सिमम होता है 5r से। तो दोस्तों यदि इसको आगे अपन सॉल्व करते हैं 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा यानी कि r का मान दोस्तों जो न्यूनतम मान हमें प्राप्त होता है या इसके इक्वल होना चाहिए किसके 2 के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों इस जो लूप की जो त्रिज्या है रेडियस है वो या तो 2 होनी चाहिए या 2 से कम होनी चाहिए। यदि 2 से अधिक होगी तो इसे यहाँ पर अधिक वेलोसिटी की आवश्यकता होगी जो इसे नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों यह पूर्ण रूप से यानी पूर्ण वर्तीय लूप को नहीं कर पाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी कि इसकी त्रिज्या या तो 2 मीटर या 2 मीटर से कम भी हो सकती है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति नियत वेग से गति करती हुई खुली कार में बैठा हुआ है, वह एक गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकता है तब गेंद गिरेगी। यानी दोस्तों आपको दिया हुआ कि कोई एक कार है वह नियत वेलोसिटी v से मोशन में है और उसके अंदर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और वह किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर की ओर फेंकता है, तब दोस्तों वह गेंद फिर से गिरेगी। तो आपको बताना है वह कार के बाहर गिरेगी, कार के अंदर व्यक्ति से आगे गिरेगी, कार के अंदर व्यक्ति के करीब गिरेगी या सीधे व्यक्ति के हाथों में गिरेगी। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें दिया हुआ कि कार है वह नियत वेलोसिटी v से गति कर रहा है। दोस्तों मानते हैं कि जो गेंद है ऊपर फेंकने के बाद t समय में फिर से वो नीचे आके गिर जाती है और दोस्तों जैसे ही अपन गेंद को ऊपर फेंकता है यह व्यक्ति तो उसकी भी जो हमारी क्षैतिज दिशा में वेलोसिटी होती है दोस्तों उसकी भी v होती है। तो यह जितने समय में यानी वापस आती है t समय में, तो उस t समय में दोस्तों कार होती है वह vt दूरी आगे निकल जाएगी, दूरी बराबर होता है vt। तो t समय में यह कार कितनी दूरी तय करेगी vt। तो मान लेते हैं दोस्तों ये कार हमारे यहाँ पर पहुँच जाती है vt दूरी पर, लेकिन दोस्तों हम जानते हैं जो गेंद है वह उसके अंदर यह वेलोसिटी v होती है क्षैतिज दिशा में, तो इसके कारण यह भी t समय में vt ही दूरी तय करेगी। तो दोस्तों इस प्रकार गेंद और कार के द्वारा समान दूरी तय करने के कारण जो गेंद है इसके हाथों में यानी व्यक्ति के हाथों से छोड़ी जाती है तो फिर से वह नीचे यानी समान दूरी तय करने के कारण व्यक्ति के हाथों में गिरेगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों जो गेंद होगी वह सीधे व्यक्ति के हाथों में गिरेगी क्योंकि यह जो कार है वह नियत वेग से गति कर रही है। दोस्तों यहाँ पर यदि कार किसी त्वरण से गति करती तो क्या होता है, उस कंडीशन में कार तो हमारी आगे निकल जाती लेकिन गेंद क्या हो जाती, हमारी पीछे ही रह जाती। तो इस कारण वह गेंद होती वह व्यक्ति के पीछे गिरती। यदि दोस्तों में यानी कार यदि मंदन गति से गति करती यानी मंदन के से गति कर रही होती तो क्या होता कि यानी कार तो पीछे हो जाती और गेंद व्यक्ति से आगे गिर जाती। तो याद
याद रखना, यदि नियत वेग दिया होता है तो वह व्यक्ति के हाथों में गिरेगी। यदि वह कार त्वरण से गति करती है तो गेंद व्यक्ति के पीछे गिरती है। यदि कार मंदन से गति करती है तो ये जो गेंद होगी वह व्यक्ति से आगे गिरेगी। तो यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुक का नियम परिभाषित करता है। यानी दोस्तों हमारा जो हुक लॉ होता है वो आपको बताना है कि कौन सी राशि को परिभाषित करता है। दोस्तों हुक लॉ क्या कहता है वो अपन देखते हैं कि दोस्तों हुक लॉ के अनुसार क्या होता है कि जो प्रतिबल होता है वो समानुपाती होता है हमारा विकृति के। और दोस्तों इस समानुपाती स्थिरांक को हटाने के लिए यहाँ पर एक नियतांक लगाया जाता है y। इस नियतांक को कहते हैं दोस्तों अपन प्रत्यास्थता गुणांक है। और इस प्रकार से इसको यदि अपन सोल्व करते हैं तो दोस्तों हमें जो y इक्वल टू प्राप्त होता है वो प्रतिबल अपॉन में विकृति प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो हुक का नियम होता है यह प्रत्यास्थता गुणांक को परिभाषित करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर घूर्णन गति में नियत राशि होती है। यानी दोस्तों जो पृथ्वी होती है वह सूर्य के चारों ओर घूर्णन कर रही है। यानी ये हमारा सूर्य है और ये पृथ्वी यदि इसके चारों ओर घूर्णन गति करती है तो इसमें कौन सी राशि संरक्षित रहती है तो वो आपको बताना है। तो वह होगी हमारी कोणीय संवेग। यानी दोस्तों कोई भी ग्रह है यदि वह सूर्य के चारों ओर घूर्णन गति कर रहा है तो उसका जो कोणीय संवेग होता है वो हमारा नियत रहता है। दोस्तों कोणीय संवेग क्या होता है, mvr होता है। दोस्तों यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। क्वेश्चन ये होता है कि जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है तो इसकी वेलोसिटी का मान अधिकतम होता है, वेलोसिटी का मान न्यूनतम होता है, या कुछ कहा नहीं जा सकता। देखिए दोस्तों हमें पता है कि जब घूर्णन गति करती है तो उसका कोणीय संवेग क्या होता है, नियत है। और दोस्तों मास वैसे इसका नियत होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोस्तों इसकी वेलोसिटी का मान होता है वो हमारा व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है आर का। तो इस प्रकार यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि जब पृथ्वी यानी सूर्य के नज़दीक होती है तो उसकी वेलोसिटी का मान अधिकतम होता है, और जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसकी वेलोसिटी का मान सबसे कम होता है। तो दोस्तों याद रखना, जब कोई भी यानी ग्रह है यदि सूर्य के चारों ओर घूर्णन गति कर रहा है तो उसका जो कोणीय संवेग होता है वो नियत होता है, और जब वह इससे मैक्सिमम दूरी पर होता है तो इसकी वेलोसिटी का मान कम होता है, और जब यह इससे न्यूनतम दूरी पर होता है तो इसकी वेलोसिटी का मान दोस्तों अधिकतम होता है, और मैक्सिमम दूरी पर होता है तो वेलोसिटी का मान न्यूनतम होता है। तो दोस्तों याद रखना, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन है। अब आपके लिए 8वां क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का करोड़ मुलायम लोहे का किस चीज़ को कम करने के लिए बना होता है। देखिए दोस्तों ट्रांसफार्मर के अंदर जो करोड़ होती है वो मुलायम लोहे की होती है, तो वह किस कारण होती है। देखिए दोस्तों ट्रांसफार्मर हमारा इस प्रकार से बना होता है, इसके अंदर यानी दो कुंडलियां लगी होती हैं, एक तो प्रारंभिक ये होती है हमारी द्वितीय, और इसके अंदर दोस्तों एसी परिपथ जुड़ा हुआ होता है। तो एसी परिपथ के कारण क्या होता है कि इसके अंदर यानी अल्टरनेटिव करंट में पॉजिटिव और जो हमारी नेगेटिव वोल्टेज है दोस्तों आपस में चेंज होती रहती हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर चुंबकीय यानी कि फ्लक्स उत्पन्न होता है। फ्लक्स उत्पन्न होने के कारण दोस्तों ये जो हमारी करोड़ होती है यह एक बार तो चुंबकित होती है, दूसरी बार विचुंबकित होती है, फिर दोबारा से चुंबकित होती है, फिर दोबारा से विचुंबकित होती है। यानी दोस्तों बार बार चुंबकित और विचुंबकित होने के कारण इसके अंदर हीट उत्पन्न हो जाती है, और हीट उत्पन्न होने के कारण एक एनर्जी की हास होती है। दोस्तों यह ऊर्जा की जो हानि होती है इसको अपन कहते हैं शैथिल्य हानि। तो यानी कि जो दोस्तों हमारी करोड़ होती है इसको मुलायम लोहे की बनाई जाती है, जिससे कि क्या होता है इसके अंदर जो हमारी शैथिल्य हानि होती है वो कम होती है। तो याद रखना, जो मुलायम लोहे की करोड़ होती है वह शैथिल्य हानि को कम करने के लिए होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पिंड का कोणीय संवेग किसका गुणनफल होता है। इन दोस्तों आपको बताने जो कोणीय संवेग होता है वो कौन कौन सी राशि का गुणनफल होता है। दोस्तों ये बिल्कुल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है तो आप इसको बता सकते हैं। हम जानते हैं दोस्तों जो कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा आई ओमेगा। यहाँ पर जो आई है दोस्तों वो होता है हमारा जड़त्व गुण है, और जो ओमेगा होता है वो होता है कोणीय वेग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी जड़त्व गुण एवं कोणीय वेग। तो इस क्वेश्चन तो दोस्तों ये जो फॉर्मूला है इसको नोट कर लें यदि आपको नहीं पता है, यानी कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों बिल्कुल फॉर्मूले बेस है। यदि आपको फॉर्मूला पता होता है तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन का जो आंसर होते हैं वो आसानी से कर सकते हैं। तो जो कोणीय संवेग होता है वो होता है हमारा जड़त्व गुण एवं कोणीय संवेग का गुणनफल के बराबर है।
अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस गेंद नत समतल पर बिना फिसले लुढ़कती है तो इसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा एवं कुल ऊर्जा का अनुपात होगा। देखिए दोस्तों, जो घूर्णन गतिज ऊर्जा होती है और कुल ऊर्जा होती है उसका जो अनुपात होता है यानी ई रोटेट एवं ई टोटल, दोस्तों याद रखना इसका अनुपात होता है किसके बराबर, के स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और हम जानते हैं दोस्तों हमारा जो कोई ठोस गेंद है यानी हमारा ठोस गोला है उसके लिए दोस्तों के स्क्वायर का मान होता है वो हमारा होता है 2/5 आर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इस फॉर्मूले के अंदर अपन के स्क्वायर की जगह दोस्तों 2/5 आर स्क्वायर रखेंगे तो हमें प्राप्त होता है यानी के स्क्वायर की जगह ऊपर रखेंगे 2/5 आर स्क्वायर और नीचे भी रखा जाएगा हमारा 2/5 आर स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर। दोस्तों आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर नीचे ये एक बच जाएगा। 2/5 में यदि दोस्तों एक जोड़ा जाता है तो ऊपर तो बच जाएगा हमारा 2/5 ऐसे कैसे और नीचे बच जाएगा हमारा 7/5 यानी 2/5 में यदि ये एक जोड़ेंगे तो जाएगा 7/5। दोस्तों ये जो 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा और जो इक्वल में हमें जो मान प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है 2/7। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी वाला यानी 2/7। यानी दोस्तों यदि कोई ठोस गेंद है वह बिना फिसले किसी घूर्णन गतिज यानी कि लुढ़क रही है तो उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा एवं कुल ऊर्जा के का जो अनुपात होता है उसका फॉर्मूला दोस्तों याद रख लें, ई रोटेट अपॉन में ई टोटल जो होता है वो हमारा के स्क्वायर अपॉन में के स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। दोस्तों यदि आपको ठोस गेंद के लिए न पूछा जाए यानी चकती के लिए या फिर बेलन के लिए किसी के लिए पूछा जाए तो दोस्तों यहाँ से आप यदि डायरेक्ट के का मान रखेंगे तो आप ई रोटेट एवं ई टोटल का मान निकाल सकते हैं। तो इसमें यदि अपन के स्क्वायर का मान गोले के लिए 2/5 रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2/7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, जब किसी नत जल से जल धारा प्रवाहित प्रवाह से नीचे गिरता है तब, यानी दोस्तों आपको बताना है कि कोई नल है और उसके अंदर जो जल है दोस्तों वह धारा रेखीय से के प्रवाह से नीचे गिर रहा है। यानी दोस्तों धारा रेखीय यानी कि दोस्तों इसकी जो वेलोसिटी का मान है वह धारा रेखीय के रूप में है। तो आपको बताना है कि जो नीचे गिरते समय उसका क्षेत्रफल घटेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा, वेग समान रहेगा, क्षेत्रफल समान रहता है। तो देखिए दोस्तों हम जानते हैं जब कोई भी वस्तु यानी कि नीचे गिरती है तो उसकी वेलोसिटी का मान दोस्तों रेगुलर नीचे गिरता रहता है क्योंकि उसके अंदर गुरुत्वीय त्वरण जिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी का मान v1 है और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी का मान v2 हो जाता है। तो हम जानते हैं जो v2 का मान होगा वह कम होगा किसे, v2 से, यानी v2 का मान अधिक हो जाएगा। और दोस्तों हम जानते हैं जो जल का धारा रेखीय प्रभाव होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो क्षेत्रफल एवं इसका जो वेलोसिटी होती है दोस्तों वह हमारा नियत रहता है। तो इस प्रकार अपन देखते हैं कि इसका जो क्षेत्रफल होता है वो वेलोसिटी की व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ से अपन देखते हैं कि नीचे जाने पर इसकी वेलोसिटी का मान बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका क्षेत्रफल का मान घट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी जब कोई जल धारा रेखीय प्रवाह से किसी नल से नीचे गिर रहा है तो उसका जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों धीरे धीरे यानी नीचे कम होता जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपके लिए 12वां क्वेश्चन है, उष्मीय स्थायी दशा में 20 सेंटीमीटर लंबी एक छड़ के गर्म एवं ठंडे सिरे का तापमान क्रमशः 100 सेंटीमीटर एवं 20 सेंटीमीटर है तब छड़ के बीचों बीच तापमान होगा। यानी दोस्तों आपको दिया हुआ कि कोई एक छड़ है उसका एक सिरा 100 सेंटीमीटर पर है और दूसरा सिरा 20 सेंटीमीटर के टेम्परेचर पर है। तो इसका जो आपको मध्य बिंदु है उस पर टेम्परेचर आपको बताना कितना होगा। तो दोस्तों मध्य बिंदु पर जो टेम्परेचर का फॉर्मूला है वो आप डायरेक्ट ला सकते हैं, वो T1 प्लस में T2 इज अपॉन में 2 होता है। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ते हैं दोस्तों वो जाएगा 120 और अपॉन में 2, तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 60। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यदि दोस्तों याद रखना यदि आपको किसी यानी मध्यम स्थान पर न पूछकर किसी यानी दूसरे स्थान पर पूछे जाए कि मान लो तो इस स्थान की इससे दूरी है x1 और यहाँ से इस सिरे से दूरी है इसकी x2, यहाँ पर हमें तापमान दिया होता है T1 और यहाँ पर दिया होता है T2। तो यहाँ पर यदि इस बिंदु पर आपको टेम्परेचर पूछा जाए दोस्तों उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो आप नोट कर लें। उसका फॉर्मूला होता है, मान लेते हैं यहाँ पर टेम्परेचर T है दोस्तों, जो T1 माइनस T अपॉन में x1 प्लस में
T2 माइनस टी अपॉन में x2। दोस्तों इसका मान होता है 0 और इस फॉर्मूले से अपन इस जो हमारा टेम्परेचर है T इसका मान निकाल सकते हैं यदि यह बिंदु बीच में नहीं हो। दोस्तों यदि हमें इस क्वेश्चन में जो बिंदु बीच में दिया हुआ है यानी x1 और x2 का मान इक्वल है, तो इक्वल होने के कारण ये दोनों लघुत्तम होकर यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये जीरो की तरफ 0 जाएगा। फिर हमारा क्या बचता है इस इक्वेशन में T1 माइनस के T प्लस के T2 माइनस के T इज इक्वल टू 0। फिर इसको यदि अपन सोल्व करते हैं तो हमें T इज इक्वल टू में प्राप्त होता है T1 प्लस T2। यानी कि दोस्तों यदि हमें मध्य बिंदु पर टेम्परेचर पूछा जाए तो उसका जो डायरेक्ट फॉर्मूला हमें प्राप्त हो जाता है वो T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 अपॉन में 2 प्राप्त हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा इस फॉर्मूले से वो जाएगा बी वाला। तो याद रखना यदि आपको मध्य बिंदु पर पूछा जाए तो डायरेक्ट दोनों सिरों वाले टेम्परेचर को जोड़ देते हैं और इसको 2 से डिवाइड करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक तांबे की छड़ के में दिष्ट धारा प्रवाहित हो रही है तो इसमें धारा से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होगा। यानी कि दोस्तों आपको बताया गया है कि कोई एक तांबे की छड़ है और उसके अंदर यानी कि दिष्ट धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके अंदर बताना है कि दोस्तों उसके अंदर एवं बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कहाँ पे, यानी कि केवल छड़ के अंदर होगा या केवल बाहर होगा या अंदर और बाहर दोनों तरफ होगा। तो देखिए दोस्तों हम जानते हैं यदि किसी छड़ के अंदर चुंबकीय यानी धारा प्रवाहित हो रही है, दोस्तों धारा प्रवाहित होने के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण इसके चारों ओर यानी दोस्तों एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। उसका जो फॉर्मूला होता है बी इज इक्वल टू वो होता है हमारा μ0 I अपॉन में 2πd होता है। और दोस्तों ये यानी कि अंदर यदि दोस्तों इसके अंदर अपन देखते हैं, यदि दोस्तों इसके यानी कि दिष्ट धारा है ये इसमें समान रूप से प्रवाहित हो रही है, और यदि दोस्तों इसके अंदर यहाँ पर यदि इस बिंदु पर देखते हैं तो इस बिंदु पर भी दोस्तों यहाँ पर धारा का मान बेहतर आता है। तो जो विद्युत क्षेत्र का यानी दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वह छड़ के अंदर एवं बाहर दोनों तरफ उत्पन्न होता है। यदि दोस्तों में कोई बेलनाकार छड़ दी हुई है तो यानी दोस्तों जो छड़ यदि अंदर से खोखली होती है तो उस दशा में उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता है, तो उस दिशा में केवल उसके बाहर होता है। यदि दोस्तों यानी आपको छड़ दी हुई है यानी कि यह यानी पूर्ण रूप से अंदर से भी भरी हुई है तो इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वह अंदर एवं बाहर दोनों तरफ होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लांक नियतांक का मान होता है, यानी दोस्तों हमारा जो प्लांक नियतांक होता है इसकी वैल्यू का आपको बतानी है कितनी होती है। दोस्तों इसका जो मान होता है वो होता है 6.63 गुणा 10 की घात -34 से, और इसका जो मात्रक होता है दोस्तों वो भी याद रख लें वो होता है जूल सेकेंड है। क्योंकि दोस्तों हमारा जो ई इज इक्वल टू होता है एच म्यू, यानी एच म्यू, ये एच होता है हमारा प्लांक नियतांक, म्यू होता है आवर्ती। यदि दोस्तों ये म्यू ये इधर आएगी तो यानी इसका जो मात्रक होता है वो सेकेंड इनवर्स होता है। यदि इसको यानी सेकेंड इनवर्स जाकर ऊपर हो जाता है तो इसका मात्रक हमें जो प्राप्त होता है वो जूल सेकेंड प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन परमाणु की आणविक स्थिति में से निष्कासित करने के लिए ऊर्जा का मान होगा। यानी दोस्तों आपको बताना है कि कोई इलेक्ट्रॉन है वो हाइड्रोजन परमाणु की यानी एन बराबर 10वीं कक्षा में स्थित है, यहाँ से इसको निष्कासित करने के लिए यानी बाहर भेजने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। देखिए दोस्तों जो एनर्जी का मान होता है उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर इंटू होता है माइनस के 13.6। लेकिन दोस्तों हाइड्रोजन परमाणु दे रखा हमें तो इसके लिए जेड का मान तो हो जाएगा 1 और एन का मान दे रखा है 10 है, तो जो ई इक्वल टू में प्राप्त हो जाएगा तो यहाँ पर इसका तो मान रखेंगे दोस्तों 1 और ऊपर हमारा होता है 13.6 और नीचे एन स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर का भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा 100। यदि इसको अपन सोल्व करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 0.136 इलेक्ट्रोवोल्ट। इसका हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी वाला। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वे संकेतों को संचरित नहीं किया जा सकता क्योंकि, यानी दोस्तों जो हमारी सर्वे तरंगे होती हैं उनको सीधे संचरित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन दिया हुआ है कि इसमें शोर अधिक होता है, दूर संचार के लिए संकेत को प्रवर्धित नहीं किया जा सकता, या आवश्यक प्रेषी एंटीना की लंबाई बहुत कम होती है, या आवश्यक एंटीना यानी बहुत अधिक एवं अव्यवहारिक होता है। देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी जो आवश्यक एंटीना की लंबाई होती है दोस्तों वो बहुत अधिक एवं अव्यवहारी होती है। यानी दोस्तों यदि हमें कोई सर्वे तरंगे हैं उसको यदि 100 मीटर की यानी 100 किलोमीटर दूरी पर यदि हमें इसको संचरित करना हो दोस्तों, इसके लिए जो आवश्यक
एंटीना की लंबाई होती है दोस्तों वो होती है λ/4, यानी यदि हमें लैम्डा का मान यहाँ पर यदि 100 रखते हैं तो ये एंटीना की लंबाई होती है दोस्तों हमें 25 किलोमीटर प्राप्त होती है। तो अपन 25 किलोमीटर ऊंचा दोस्तों एंटीना नहीं बना सकते। तो यानी इतनी अव्यवहारिक एंटीना यानी लंबाई बहुत अधिक होने के कारण दोस्तों इसका सीधा संचारित नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए क्या करते हैं कि दोस्तों इसकी जो आवृत्ति है दोस्तों यानी इसको अधिक दिया जाता है, यानी कि दोस्तों इसको प्रवर्धित किया जाता है, फिर उसको ट्रांस यानी क्या किया जाता है, संचित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी जो आवश्यक एंटीना होता है दोस्तों उसकी लंबाई बहुत अधिक एवं अव्यवहार्य होती है। यानी यदि ओनली इसको 100 किलोमीटर दूरी पर ही संचारित करना हो तो λ/4 के हिसाब से जो एंटीना की जो ऊंचाई होती है वो 25 किलोमीटर प्राप्त होती है, जो कि बहुत अधिक होती है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 17वां, वो हमारा 17वां क्वेश्चन ये रहा कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम से द्वितीय उत्तेजित अवस्था में ऊर्जाओं का अनुपात होगा। यानी दोस्तों हमारी जो हाइड्रोजन की प्रथम एवं द्वितीय उत्तेजित अवस्था होती है उसमें ऊर्जाओं का अनुपात आपको निकालना है। दोस्तों हम जानते हैं यदि प्रथम यानी जो हमारी उत्तेजित अवस्था होती है उसके लिए जो n का मान होता है उसके लिए होता है 2, और द्वितीय उत्तेजित अवस्था के लिए n का मान होता है 3। और हम जानते हैं दोस्तों जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है -13.6/n² होता है हाइड्रोजन के लिए। तो दोस्तों अपन देखते हैं कि जो ई व्युत्क्रमानुपाती होती है वो किसकी होती है, n² के। तो इस प्रकार से En2/En3 का जो मान हो जाएगा दोस्तों En3 का मान क्या हो जाएगा हमारा यानी कि 3² क्योंकि दोस्तों ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो इसका जो अनुपात हो जाएगा वो जाएगा हमारा 9/4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एक n प्रकार का अर्धचालक है, यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो हमारा n टाइप का सेमीकंडक्टर होता है वो ऋणावेशित होता है, धनावेशित होता है या उदासीन होता है, उपरोक्त में से कौन नहीं। तो दोस्तों याद रखना चाहे n यानी जो हमारा सेमीकंडक्टर हो किसी भी टाइप का हो, n प्रकार का हो, p प्रकार का हो या हमारा नेज अर्धचालक हो, वो दोस्तों सभी अर्धचालक उदासीन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। दोस्तों ये बात ज़रूर है कि जो हमारा n प्रकार का अर्धचालक होता है उसके अंदर जो बहुसंख्यक वाहक होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि इस पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, ऋणावेशित होता है, ये बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों हमारा p प्रकार का सेमीकंडक्टर हो चाहे n प्रकार का सेमीकंडक्टर, यानी दोनों ही जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो हमारे उदासीन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपके लिए 19वां क्वेश्चन है व्यंजक k = 1/4πε0 है तो k का मात्रक होगा। दोस्तों आपको k का मात्रक बताना है कि क्या होगा। दोस्तों हम जानते हैं जो बल का फॉर्मूला होता है कूलाम के नियम के अनुसार वो होता है हमारा k Q1 Q2/r²। तो यहाँ से यदि अपन k का मात्रक निकालते हैं दोस्तों हमारा जो बल का मात्रक होता है न्यूटन है, इसको इधर आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि दोस्तों डिस्टेंस का जो मात्रक होता है मीटर², इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर हमारा जो आवेश के मात्रक होते हैं कूलाम², इससे इसको कर देंगे डिवाइड, क्योंकि इधर आकर के डिवाइड हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा k का मात्रक निकल कर आ जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा न्यूटन मीटर² पर प्रति कूलाम²। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यदि दोस्तों आपको विद्युतशीलता यानी ε0 का मात्रक पूछता ये हो जाता है इसका व्युत्क्रम है, यानी कूलाम यानी इन्वर्स की घात इन्वर्स है तो ये तो जाती पॉजिटिव, और न्यूटन और जो मीटर की जो घात है वो जाती नेगेटिव। तो यदि ε0 का पूछता तो जाता हमारा ए वाला, लेकिन हमें k का मात्रक पूछा है तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्रोत एवं प्रेक्षक एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर हैं, यदि ध्वनि का वेग बढ़ा दिया जाए तो प्रेक्षक द्वारा सुनी गई आवृत्ति होगी। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि जो प्रेक्षक है और जो हमारा स्रोत है वो दोनों स्थिर हैं, और जो ध्वनि का वेग है दोस्तों उसको मान को बढ़ा दिया गया है तो आवृत्ति का मान बताना है कितना होगा। दोस्तों डॉपलर का नियम होता है उसके अनुसार जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो v यानी +-v0/v+-vs होती है इंटू यानी हमारी f0 है। यानी दोस्तों हमारी जो पहले वाली आवृत्ति होती है वो इस प्रकार से उसके डिपेंड होती है यह हमारी बाद वाली आवृत्ति। यानी दोस्तों v0 होता हमारा यानी कि जो हमारा स्रोत होता है यानी ऑब्जेक्ट होता है उसका वेलोसिटी
यानी दोस्तों स्रोत की वेलोसिटी होती है ये नीचे, और ऊपर होती है ऑब्जेक्ट यानी जो हमारा प्रेक्षक होता है उसकी वेलोसिटी। दोस्तों यहाँ पर ये दोनों में स्थिर दिए हुए हैं, तो इनका मान तो जो जाएगा 0। यदि इनका मान 0 रखते हैं तो यहाँ पर केवल वी बचता है, और इन वी से वी भी हमारा कैंसिल हो जाता है, तो एफ प्राप्त हो जाती है हमारी एफ नोट की। यानी कि दोस्तों जो फ्रीक्वेंसी का मान होता है यह ध्वनि के वेग पर निर्भर नहीं करता है, ओनली हमारा जो ऑब्जेक्ट एवं जो हमारा श्रोता होता है उसी के वेग पर यह डिपेंड करती है। तो जो आवर्ती का मान होगा दोस्तों हमारा अपरिवर्तित रहेगा, यानी परिवर्तित नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैस का ताप -68 डिग्री सेल्सियस है, तो किस ताप पर इसके अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा -68 डिग्री सेल्सियस की दोगुनी होगी। यानी दोस्तों आपको दिया हुआ है कि किसी गैस का टेम्परेचर ये है और इसकी जो गतिज ऊर्जा है अणुओं की वो दोगुनी कर दी जाती है इस टेम्परेचर पर के, तो आपको बताना है कि नया टेम्परेचर कितना होगा। दोस्तों हम जानते हैं जो गैसों की जो हमारी औसत गतिज ऊर्जा होती है जो इसका जो फॉर्मूला होता है 3/2 NRT, या फिर अपन कह सकते हैं कि दोस्तों ये होती है 3/2 KT। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि जो एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के समानुपाती होती है। यदि एनर्जी के मान को 2 गुना किया गया है तो दोस्तों टेम्परेचर का मान भी 2 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों टेम्परेचर है वो -68 डिग्री सेल्सियस है, तो यदि इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 जोड़ेंगे, तो 273 यदि आप जोड़ते हैं तो 205 प्राप्त होता है। दोस्तों यदि काइनेटिक एनर्जी को 2 गुना किया गया है तो टेम्परेचर का मान भी 2 गुना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 705, यानी कि ये हो जाएगा 405 केल्विन। यदि इसको सेल्सियस में चेंज करेंगे तो फिर से 273 इसमें से घटा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 137 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। दोस्तों यदि यहाँ पर यदि आपको वर्ग माध्य मूल वेग यानी दोस्तों हमारा जो VRMS का मान 2 गुना किया जाता तो उसको याद रखना, VRMS तो समानुपाती होता है दोस्तों टेम्परेचर यानी √T के समानुपाती होती है, बल्कि जो हमारी जो एनर्जी समानुपाती होती है वो T के समानुपाती होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान दाब ताप एवं आयतन पर दो गैसों के लिए कौन सी राशि निश्चित होती है। देखिए दोस्तों हमें दिया हुआ है ताप भी समान है, दाब समान है एवं आयतन समान है दो गैसों के, तो आपको बताना है इसके अंदर कौन सी राशि नियत होगी। तो हम जानते हैं दोस्तों इसका जो आदर्श गैस का समीकरण होता है PV = nRT होता है। तो यहाँ पर दोस्तों में P भी समान दिया हुआ है, दोनों का V भी समान दिया हुआ है और T भी समान दिया हुआ है, और R वैसे हमारा नियतांक होता है। तो दोस्तों हमारा बचता है मोलों की संख्या N, यानी या फिर कह सकते हैं अणुओं की संख्या। दोस्तों इनकी भी यानी दोनों गैसों की ये भी समान हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी कुल अणुओं की संख्या भी दोनों की क्या हो जाएगी, समान है। अब है आपके लिए 23वां क्वेश्चन है, अत्यधिक तेजी से परिवर्तित होने वाले ताप को मापने के लिए निम्न में से किस थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी तेजी से परिवर्तित होने वाले जो टेम्परेचर होते हैं उनको मापने के लिए जिस थर्मामीटर यानी तापमापी यानी थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है वो होता है ताप विद्युत तापमापी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरकरी तापमापी का उपयोग किस ताप मापने तक किया जा सकता है। यानी दोस्तों हमारे जो मरकरी का तापमान यानी कि परास होती है वो -39 डिग्री सेल्सियस से लगभग 356 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर माप सकती है। दोस्तों यानी 356 को लगभग 360 भी लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी दोस्तों हमारा जो मरकरी या पारा तापमापी होती है उसे अपन 360 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर माप सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपके लिए आज का अंतिम क्वेश्चन है, दो कला संबंध स्रोतों की तीव्रताओं का अनुपात 100:1 है, तो इनकी अधिकतम एवं न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात होगा। यानी दोस्तों आपको दिया हुआ दो स्रोत हैं, उनकी जो तीव्रता है I1 एवं I2, इनका जो अनुपात है I1/I2 वो हमें दिया हुआ है 100/1 यानी 100:1 दिया हुआ है। तो आपको पूछा गया है कि मिनिमम और मैक्सिमम तीव्रताओं का अनुपात होता है। तो दोस्तों याद रखना जो मैक्सिमम तीव्रता का फॉर्मूला होता है I मैक्सिमम, ये इक्वल टू होता है हमारा √I1 + √I2 का होल स्क्वायर। और दोस्तों हमारा जो I मिनिमम का फॉर्मूला होता है वो होता है √I1 - √I2 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा √I मैक्स अपॉन में I मिनिमम का मान यदि अपन निकालते हैं तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा
पहले तो √i1 प्लस में फिर हो जाएगा √i2 का होल स्क्वायर और अपॉन में हो जाएगा √i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर। दोस्तों यहाँ से अपन i1 का मान 100 रखते हैं और i2 का मान 1 रख सकते हैं। तो इन दोनों का मान यदि इस फॉर्मूले में रखा जाएगा तो हमारा प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर है √i1, तो यदि 100 का रूट करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 10, फिर है प्लस √i2 यानी नीचे 1 है, तो दोस्तों i2 का मान 1 है, यदि इसका रूट करेंगे तो हमें प्राप्त होता है 1, फिर हो जाएगा इसका स्क्वायर और नीचे हो जाएगा दोस्तों 10 - 1 और फिर हो जाएगा इसका स्क्वायर। दोस्तों ऊपर तो होता है हमारा 11 का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 9 का स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 121 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 81। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का यानी प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है और अगला प्रैक्टिस सेट है दोस्तों वो हमारा प्रैक्टिस मॉक टेस्ट नंबर 3 है। इसको करेंगे अपन अगले वीडियो में। दोस्तों आज का ये जो मॉक टेस्ट है आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों यदि आप ये हमारे मॉक टेस्ट आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट करके मैं ज़रूर बताएगा। और दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को खुद से भी सोल्व क्या करो और जितना यदि आप इसको कर पाते हैं वो भी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों शुरुआत यही इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद दोस्तों।